हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो टू स्लिट्स है। लास्ट वीडियोस में हमने सिंगल स्लिट्स की बात की थी, फिर सर्कुलर स्लिट की बात की थी। अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर टू स्लिट। हमारे पास यहाँ ऐसा डायग्राम यहाँ शो कर रखा है और जो टू स्लिट्स है, इन टू स्लिट्स से मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। तो डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो डिफ्रैक्शन बाय टू स्लिट्स, टू स्लिट्स पर डिफ्रैक्शन कैसे होता है हम उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद हम बात करेंगे एन स्लिट्स की। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है, हमारे पास यहाँ पर सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है, उससे आपका लाइट इमिट होता है। वो लाइट इमिट होकर के आगे लेंस पर ऑपरेट होता है, जिसको मैंने यहाँ बनाया नहीं है L1 लेंस को। वो लेंस उस वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में चेंज कर देता है और ये वेव फ्रंट WW डैश ये यहाँ पर इस स्लिट पर ऑपरेट होता है। यहाँ टू स्लिट्स है मेरे पास, स्लिट AB एंड स्लिट CD। यहां पर लाइट पूरी की पूरी स्लिट पर ऑपरेट होता है, बट ये जो स्लिट A के नीचे वाला पोर्शन और D के ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहां पर नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और जब लाइट यहां पर आता है तो लाइट यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपका CB पोर्शन है, ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, तो यहां पर भी लाइट आपका ब्लॉक होकर यहीं पर रुक जाता है। बट जो हमारे पास स्लिट CD है, इस CD स्लिट से लाइट यहाँ पर बाहर निकलता है और यहाँ पर लाइट ईच पॉइंट यहाँ पर कैसे सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है और इससे मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ठीक इसी प्रकार से स्लिट AB है, इसका ईच पॉइंट जैसे ही आपका वेव फ्रंट WW डैश यहाँ पहुँचता है, इसका ईच पॉइंट सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है और मुझे यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ मुझे मिल जाता है और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बोल देते हैं कि ये स्लिट का एक पॉइंट है S1 और स्लिट का एक पॉइंट है S2। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा, डिफ्रैक्शन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन के लिए हम फेनोमेनन पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन से जो लाइट निकलेगा और यहाँ के डिफ्रैक्शन से जो लाइट निकलेगा, वो लाइट इस पॉइंट P डैश पर जाकर के सुपर इम्पोज होगा। तो पॉइंट P डैश पर मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इन दोनों स्लिट से तो लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट को एक सोर्स S1 की तरह ले लें और इस स्लिट AB के मिडिल पॉइंट को सोर्स S2 की तरह ले लें, तो S1 और S2 इन दोनों से चलने वाली वेव सेम पाथ डिफरेंस पर होती है, मतलब सेम फेज में यहां से निकलती है, यहां पहुंचती है, भले इनके बीच पाथ डिफरेंस आ जाता है, बट S1 और S2 ये जो है आपके कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करते हैं। यहां से निकलने वाला लाइट और यहां से निकलने वाला लाइट सेम फेज में होता है। तो ये दो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, दो पॉइंट लिए मैंने इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट वर्क्स एज अ सेपरेट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ सेपरेट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा। तो हमने यहाँ दो सोर्स मान लिए S1 और S2। वैसे बहुत सारे सोर्स हैं, बट हम यहाँ से अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ से एक सोर्स में एक पॉइंट S1 ले लेता हूँ, एक पॉइंट S2 ले लेता हूँ और S1 S2 में कहता हूँ कि ये सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट, सेपरेट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये दोनों यहाँ पर जो होते हैं सेम फेज में होते हैं और सेम फेज में होने के कारण से यहाँ से लाइट निकलता है और यहाँ से लाइट निकलता है। जो आपकी इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है, इंटरफेरेंस की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों वेव्स क्या होनी चाहिए, आपकी दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर बनते हैं और ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन करके क्या जाते हैं, यहाँ से वेव्स चलती है और वेव इस लेंस के थ्रू यहाँ से निकलकर इस पॉइंट P डैश पर रिजल्टेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करती है। तो रिजल्टेंट पैटर्न जो होता है यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न, पहले डिफ्रैक्शन हुआ था आपका, तो डिफ्रैक्शन का, क्योंकि बिल्कुल साइड से इसका डिफ्लेक्शन होगा, थीटा एंगल पे वेव सीधी ना ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, आपका इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होगा। पहले तो इन दोनों स्लिट के द्वारा इसका डिफ्रैक्शन हो गया लाइट वेव का, और फिर होगा इन दोनों से निकलने वाली वेव्स के बीच इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न इन दोनों का एडिशन ही होगा। यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट S1 P डैश डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से निकलने वाला लाइट S2 P डैश डिस्टेंस कवर कर रहा है।
साथ ही हम ये बोल देते हैं कि इसका स्लिट का जो ये पोर्शन है, जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है जहाँ से लाइट बिल्कुल निकल सकता है, ये इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल ई। ये आपका स्मॉल ई बन जाता है। यहाँ पर जो आपका ये साइड से ये जो पैटर्न है ये वाला, ये है क्या आपका, ये भी आपका स्मॉल ई है, तो ये भी मैं स्मॉल ई कह देता हूँ इसको। मतलब ये जो विड्थ है इसकी, ए बी स्लिट और सी डी स्लिट दोनों की विड्थ कितनी है, स्मॉल ई। यहाँ पर दोनों स्लिट की विड्थ होती है। यहाँ से लाइट निकलता है और यहाँ से लाइट निकल करके क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। ये जो इसका नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसकी विड्थ जो होती है, इस विड्थ को मैं ले लेता हूँ, कितनी विड्थ है इसकी, बी इसकी विड्थ है। तो ये बी विड्थ है और ये ई विड्थ है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या ये ई प्लस बी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैंने इस ई स्लिट के बीच में ठीक एक मिडिल पॉइंट लिया है, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी E/2 प्लस बी। बट नीचे भी मैं लाइट कितना, इतना, यहां से यहां के लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से आने लाइट की बात कर रहा हूं। तो यहां से E/2 मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। मतलब स्लिट S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगेन E प्लस बी ही तो होगा। अरे ऊपर से हम E/2 नीचे खिसक गए, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, नीचे से भी मैं नीचे E/2 पॉइंट, तो ऊपर से तो E/2 कम हुआ है, बट नीचे इतना ही E/2 बढ़ गया है। तो E/2 प्लस बी प्लस E/2, तो दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच की, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी आपकी E प्लस बी डिस्टेंस होगी। यहां से लाइट चल करके आएगा और लाइट आकर के क्या करेगा, इस स्क्रीन पर जो अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट पैटर्न यहाँ पर बनाएगा। तो यहाँ से S1 से चल के P डैश तक पहुँचने वाली वेव और S2 से P डैश तक पहुँचने वाली वेव के बीच पाथ सेम नहीं है, ये कुछ ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है। तो इसके लिए हमने S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस S2 P डैश पर, जो है S1G। ये अब क्या होगा, ये G से आगे चलने वाली वेव मतलब GP डैश और S1 P डैश ये इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगी, बट इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस था और वो पाथ डिफरेंस था आपका AG। यहां से मैं बोल रहा हूँ थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हुई है ज्योमेट्री, जब ये एंगल थीटा है तो हम पहले भी कह चुके कई बार, ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका थीटा ही होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका BG, ये रहेगा, और डिवाइड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी है आपकी E प्लस बी। अरे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, E प्लस बी के इक्वल होगा। तो यहां से बन जाएगा आपका BG इज इक्वल टू E प्लस बी, और ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास, पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी BG, ये आपका पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न की। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो रे यहां से डिफ्रैक्ट होती है और डिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट P डैश पर पहुंचती है, तो वहां पर पहुंचने वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड हम लास्ट सेक्शन में निकाल चुके हैं, वो A थीटा इज इक्वल टू A0 और साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है। यहां पर लास्ट वीडियो में इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझाया कि कैसे आया है। लास्ट वीडियो, इसके पहले वाले जो वीडियोस है वो आप जरूर देख लें इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि A थीटा इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा कैसे आया है। मतलब कि डिफ्रैक्शन के थ्रू जो रेज यहां से चलेंगी और इस पॉइंट P डैश पर रीच करेंगी, तो वहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा किसके कारण से, बाय डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के कारण से जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका A थीटा इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा होगा, ठीक है। तो यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहां से इसका स्क्वायर करूंगा तो A थीटा का स्क्वायर मतलब A0 का स्क्वायर, उसको मैंने I0 लिख दिया, और ये साइन अल्फा ओवर अल्फा, और इसका क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाय डिफ्रैक्शन इस पॉइंट P डैश पर इतनी होगी। अब यहां से हम इसको सॉल्व करें, तो यहां से हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन तो हमने निकाल लिया, तो जो आपका स्क्रीन पर अब क्या होगा, यहां से डिफ्रैक्ट होने वाली वेव और यहां से डिफ्रैक्ट होने वाली वेव का इंटरफेरेंस होगा। इस प्रकार स्क्रीन के ऊपर जो हमें रिजल्टेंट यहां पर जो आपको पैटर्न मिलेगा,
वो पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न और इन स्लिट से चलने वाली वेव्स के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उस इंटरफेरेंस के एडिशन के इक्वल होगा। मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न का एडिशन प्लस इंटरफेरेंस के कारण इंटेंसिटी, उन दोनों की इंटेंसिटी का एडिशन होगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जब हुआ तो डिफ्रैक्शन के कारण तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल दी मैंने, यहां पर इतनी आई है। अब हम यहाँ इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो यहां से जो वेव चलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए थीटा होगा। यहां से जो रे चलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए थीटा होगा, क्योंकि सेम फेज में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, सेम इनका एम्पलीट्यूड होगा। और ये रे आगे चल करके यहां पर क्या करेंगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न करेंगी, डिफ्रैक्शन करेंगी। तो इस कंडीशन में मुझे यहां पर जो है मिल जाएगा पॉइंट P2 डैश पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां डिफ्रैक्शन हुआ जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ S2 पर डिफ्रैक्शन हुआ, इस पॉइंट के ऊपर डिफ्रैक्शन हुआ जिसका एम्पलीट्यूड इतना है। और यहाँ से जब वेव चल रही है तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस की बात कर देता हूँ। चलो मैं इंटरफेरेंस में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता है, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं नाम दे देता हूँ R। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा R इज इक्वल टू, और ये होता है अंडर रूट में कितना होता है, हमने देखा है वहाँ पर कि जो है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली वेव के बीच में फेज डिफरेंस। उस फेज डिफरेंस को भी निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल देता हूँ उस फेज डिफरेंस को। तो यहाँ पर ये तो आ गया आपका क्या, बीजी पार्ट डिफरेंस है ना, बीजी क्या है आपका, पार्ट डिफरेंस है। तो यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को मैं, तो ये तो बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, चलो इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं, है ना, और ये इक्वेशन सेकंड अभी बाद में लिख दूंगा इसको मैं। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से फेज डिफरेंस, तो यहाँ निकाल देता हूँ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा, जो आपकी पॉइंट P डैश पर रेस पहुँचेंगी उसका। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, तो फेज डिफरेंस होता है आपका किसके इक्वल, जो आपका पार्ट डिफरेंस है उस पार्ट डिफरेंस के 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीपल के इक्वल होता है। तो पार्ट डिफरेंस कितना है आपका, पार्ट डिफरेंस आपका E प्लस बी साइन थीटा, यही तो है पार्ट डिफरेंस BG। तो ये बन जाएगा E प्लस बी और ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू E प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ये आपका पार्ट डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, वो हो जाएगा ये वाला। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं, इस इक्वेशन को थर्ड कह देता हूं और इस इक्वेशन को मैं फोर्थ कह देता हूं। क्लियर है यहाँ तक हमने इसको क्लियर कर दिया और यहाँ तक मैंने बता दिया क्या क्या कंडीशंस हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपन ने ये बोल दिया फेज डिफरेंस निकाल दिया, अब मैं रिजल्टेंट, अब क्या होगा, जो वेव यहाँ चलेगी उसका एम्पलीट्यूड इतना है, जो वेव यहाँ चलेगी उसका एम्पलीट्यूड इतना है, ये दोनों वेव यहाँ जाके सुपर इम्पोज होंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है जब पहली रे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी रे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2R1R2 cos थीटा या cos फाई क्या होगा आपका, फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले पहली रे का कौन सी है, तो वो A थीटा है, निकल इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से। दूसरी रे का एम्पलीट्यूड भी कितना है, यही रे सेम निकलेगी, दोनों की विड्थ सेम है, इसीलिए A थीटा स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 2R1R2 मतलब 2A थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई। अब फाई की बात करो तो फाई कितना है आपका, तो जो फाई की वैल्यू आपके पास में ये है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू E प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ये होगा हमारे पास में वैल्यू। रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका कुछ इस तरह से होगा और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी। इतना करने के बाद में हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो R इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या रहेगा आपका, ये रहेगा यहाँ से A थीटा और प्लस A थीटा मतलब 2A थीटा का स्क्वायर होगा प्लस A थीटा इंटू 2A थीटा का स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 2A थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस, और ये रहेगा 2 पाई ओवर लैम्बडा इंटू E प्लस बी साइन ऑफ थीटा, यही रहेगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। मैं इससे काम करता हूँ, 2A थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से बनेगा मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू, मैं यहाँ से A थीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बचेगा क्या आपका अंदर, भाई A थीटा स्क्वायर 2A थीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, इन दोनों में से निकाल लिया। इसमें भी 2A थीटा स्क्वायर था, इसमें भी 2A थीटा स्क्वायर था, तो ये कॉमन निकाला, अंदर कितना बच गया 1 प्लस ये तो बचेगा अंदर 1 हो जाएगा ये तो, और प्लस ये कॉमन निकल चुका, कितना बचेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1
प्लस ये बन जाएगा आपका कॉस, और कितना है, ये है आपका 2 पाई ओवर लैम्बडा इंटू ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ब्रैकेट बंद, और इसकी पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट था। ठीक है, पूरे की पावर 1/2, मतलब ये इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/2, ऐसा बोल देता हूं इसको। ये ब्रैकेट बंद और पूरे की पावर 1/2। ओके, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, हम जानते हैं cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस 1 को ले आओ इधर, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थीटा की, तो जब ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 बन जाएगा, हो जाएगा ना, मतलब 1 प्लस ये पूरा cos और ये थीटा मान लो इसको मैं, तो कितना बनेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, तो ये बनेगा आपका 2a थीटा स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 2, इस पूरे की जगह रख रहा हूं मैं, ये कॉस और थीटा मान लो, तो 2 कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है बिल्कुल ये, और थीटा बाई 2, थीटा क्या है ये पूरा, और इसके बटे में 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ये इसका एंगल है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 हट जाएगा, बचेगा क्या, तो r इज इक्वल टू 2a थीटा बच गया ना, और कितना हो गया cos, कितना हो गया पाई ओवर लैम्बडा इंटू ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, इतनी वाली ये इक्वेशन हो गई। अब मैं काम करता हूं, ये जो पाई अपॉन लेमड़ा ई प्लस बी साइन थीटा है ना, इसको मान लेता हूं बीटा। तो लेट हम मान लेते हैं कि जो आपका पाई ओवर लैम्बडा है और ये साथ में ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा है, ये आपका किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये आपका बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, देन सो दीज इंप्लाइज, ये इक्वेशन किस में, इसको नाम दे देता हूं मैं, कितना, ये होगी इक्वेशन नंबर 5, आगे जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। दीज इंप्लाइज आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2a थीटा, ये तो एज इट इज है, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ बीटा। इक्वेशन नंबर 6 आ गई मेरे पास में यहाँ। तो ये देखो ये किसके कारण से आया था, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी भी निकाल लो, तो इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होती है, ये आर स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो आर का स्क्वायर कर दो, तो I इज इक्वल टू मैं इसको लिख दूं I0, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा। इक्वेशन नंबर 7, वेयर यहां पर आपका I0 क्या है, तो I0 इज इक्वल टू यहां से 4a थीटा स्क्वायर, यही तो होगा। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो ये 4a स्क्वायर थीटा, उसको मैंने I0 लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी इक्वेशन 7 से, और एक हम निकाल चुके इक्वेशन नंबर 4 से 8 पॉइंट पी डैश। तो पी डैश पर ये इंटेंसिटी होगी डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण, जो डिफ्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और फिर उनसे चलने वाली वेव का यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण इंटेंसिटी ये होगी। ये आपका जो है इंटरफेरेंस यहाँ पर हुआ, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण इंटेंसिटी यहाँ पर ये होगी। तो दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ही मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, तो इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे इस तरह से मिल चुका है। अब यहाँ से जो है हम रिजल्टेंट यहाँ अगर लिखे हैं, तो ये जो ए थीटा है ना, इस ए थीटा की वैल्यू को भी रख सकता हूँ चाहो तो मैं यहाँ पर, तो यहाँ रख देता हूँ इस ए थीटा की वैल्यू को। इसको ये करने के पहले मैं ए थीटा की वैल्यू को रख देता हूँ, चलो, ताकि दोनों का सुपर इम्पोज हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये जो आपकी ये वाली 4 इक्वेशन, इसी को बोल देता हूँ 4a और ये 4b, इसको 4a कह देता हूँ और ये 4b बनती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4a, पहले ये रख देता हूं, बाद में इसकी वैल्यू रख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4a इससे ले लूं मैं और यहां रख दूं मैं, तो r इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू ए थीटा कितनी है आपकी, तो ये आपका है a0, ऐसा बोल दूं इसको मैं, और साथ में कितना है साइन अल्फा ओवर अल्फा, और इंटू कितना हो गया आपका कॉस ऑफ बीटा। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 8 पॉइंट पी डैश, मतलब ये आएगा डिफ्रैक्शन के कारण से और ये आएगा इंटरफेरेंस के कारण से एम्पलीट्यूड।
ठीक है ना, एम्पलीट्यूड आएगा। तो इंटेंसिटी क्या होगी, दीज इंप्लाइज इंटेंसिटी, इसका स्क्वायर कर जैसे मैंने अभी किया था, तो ये बन जाएगा 4a0 स्क्वायर, इसको मैं I0 कह दूं, और ये बन जाएगा साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर इनटू साथ में रहेगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, यही होगा, वेयर I0 दैट्स इज इक्वल टू 4a0 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। मतलब पॉइंट पी डैश पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वह डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण से और इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण से होगी। ये कंपोनेंट आपका डिफ्रैक्शन को शो करेगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा वाला, और जो कॉस स्क्वायर बीटा है ये शो करेगा आपके इंटरफेरेंस को यहां पर शो करेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख करके यहां छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले जो हमारे इसके बाद में, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से मैंने कहा कि ईच आपकी जो स्लिट है उसके कारण से डिफ्रैक्शन हुआ है, उसके कारण से आया है, और कॉस स्क्वायर बीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर बीटा आया है 2 कोहेरेंट सोर्स से चलने वाली लाइट के इंटरफेरेंस के कारण से। तो अपन दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं नंबर 1, है ना, जो रिजल्टेंट जो आपकी इंटेंसिटी है ना, इस डिपेंडेंसी ऑन कौन सा कंपोनेंट, साइन अल्फा ओवर अल्फा, जो डिफ्रैक्शन है आपका, डिफ्रैक्शन के कारण से आया है ये। तो पहले डिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंसी अपन चेक कर लेते हैं। तो डिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंसी यहां पर हम चेक करते हैं। तो यहां पर अपने लास्ट सेक्शन में कहा था कि यहां पर सिंगल स्लिट के कारण से जो विवर्तन आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां से अपन मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर लूं। पहले नंबर ए में बात करता हूं प्रिंसिपल मैक्सिमा की। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब मुख्य उच्चिष्ट। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हमने वहां कंडीशन निकाली थी, और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए वहां पर हमने ये कहा था कि आपका जो है साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू 0। याद आ रहा होगा, मैंने वहां लास्ट सेक्शन में किया था, मैंने पहले भी कहा उस वीडियो को देख लें पहले, इसको देखने के पहले अच्छे से समझ में आएगा। साइन अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0 है यहाँ पर, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू लिमिट लेकर के हमने इसकी वैल्यू 1 हमने फाइंड की थी ना। तो साइन अल्फा बराबर 0 और अल्फा बराबर 0, जब अल्फा आपका 0 है तो अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल में था, हमने कहा था वहां पर। तो यहां से आपका थीटा भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही तो होगा, और थीटा बराबर 0 पर चलने वाली वेव्स कहाँ आएंगी, इस पॉइंट पी पर पहुंचेंगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न में थीटा बराबर 0 हो जाए तो मुझे इस पॉइंट पी डैश पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो इस कंडीशन के लिए I इज इक्वल टू I0 मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे यहाँ से फाइंड आउट होने वाली है। ठीक है, हम बात करते हैं अब तो बी हमें हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ। तो बी में बात करूंगा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या कंडीशन हमने फाइंड की थी, यहां से हम देख लेते हैं। मैंने वहां पर कहा था कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि साइन अल्फा तो 0 के बराबर हो जाएगा बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमने ये कंडीशन ली थी वहां से, अगर दोनों 0 होगा तो फिर से प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन मिल जाएगी। तो ये कंडीशन हमने वहां पर कही थी, ये अपन ने की थी किसके लिए, ये अपन ने बात करी थी मिनिमास की बात करी थी। किसकी बात करी थी, मिनिमास की। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कंडीशन किसके लिए थी, ये कंडीशन थी आपकी सेकेंडरी जो है यहां से सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन नहीं थी ये कंडीशन किसकी थी आपकी, ये मिनिमास की कंडीशन थी। तो यहां मिनिमास की कंडीशन के लिए हो जाएगा मिनिमास। तो मिनिमास की कंडीशन के लिए क्या आया था आपके पास में, मिनिमास की कंडीशन के लिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 कहा था और साइन अल्फा 0 कहा था। तो उसके लिए मुझे मिनिमा की कंडीशन मिली थी, और उस मिनिमा की कंडीशन को हमने यहां पर कहा था कि अल्फा बराबर कितना, साइन अल्फा बराबर 0 होता है। तो मैंने यहां से कहा था साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस एम पाई, मैंने कहा था यहाँ पर, क्योंकि एम की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, 0 में कर नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 करते ही अल्फा बराबर भी 0 हो जाएगा, तो m 0 के इक्वल नहीं होगा, फिर ये कंडीशन मिल जाएगी मुझे। तो m की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ से 1 2 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ से दोनों को जब, तो इसके लिए जब 1 रखूंगा तो पाई, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 रखूंगा 3 पाई, सबकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से अल्फा की कंडीशन जो मुझे मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू मिल जाता था मुझे प्लस माइनस
एम पाई, ये मुझे कंडीशन मिलती थी किसके लिए, मैक्सिमा की कंडीशन मुझे यहाँ मिलती थी, ठीक है ना, मतलब सॉरी मिनिमास की कंडीशन मुझे मिलती थी, सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन मुझे यहाँ पर मिलती थी। और इन पॉइंट्स पर जब जब ये कंडीशन होती थी, जब अल्फा बराबर ये हो जाता था, ये आपका जीरो हो गया, तो आपकी इंटेंसिटी भी क्या मिल जाती थी, हमें वहाँ पर जीरो मिल जाती थी, हमने प्रूव किया था इसको। थर्ड की हम बात करें तो सी जो पॉइंट रहेगा आपका, सी पॉइंट रहेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। अब इसकी बात कर लेता हूँ, तो सेकेंडरी मैक्सिमास, सेकेंडरी मैक्सिमास क्या होंगे, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए यहां पर हमने कहा था, हमने एक इक्वेशन प्रूव की थी और वहां पर आपको याद आ रहा होगा मैंने प्रूव किया था अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा में लेके आया था, y बराबर अल्फा और y बराबर 10 अल्फा में लेके आया और वहाँ पर उसको ला करके हमने इस चीज़ को वहाँ पर प्रूव किया था। और उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ई साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली थी ना, मतलब जो पार्ट डिफरेंस जो आपका निकाला था, मतलब जो ई साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, वो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू थी हमारे पास में कि ये होती 2m प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, यही कंडीशन आई थी, 2m प्लस 1 और लैम्बडा बाय 2, m इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब m का मान 1 रखने पर कितना होगा 3/2 लैम्बडा, मतलब जब पार्ट डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा का ओड मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन के लिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते हैं। और ये कंडीशन हमने वहाँ पर इसके लिए सेटिस्फाई यहाँ पर की थी। और इसके लिए हमने जो इंटेंसिटी फाइंड की थी, आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा था I1 इज इक्वल टू हमने निकाला था, और I1 इज इक्वल टू आपके पास में आया था यहाँ से 4I0, और ओवर सॉल्व करने पर पहले मैं इसको 3 बाय आया था 3/2 इसका स्क्वायर, मतलब नीचे से स्क्वायर क्या था, पाई स्क्वायर था, इसे ही आपका था ना बिल्कुल उस कंडीशन में। और यहाँ से क्या फाइंड किया था हमने, मैंने कहा 3 का वर्ग मतलब स्क्वायर 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी वैल्यू रखी थी, तो ऊपर तो 5/2 के लिए क्या आया था, तो 4I0 और बटे में कितना आया था 25 पाई स्क्वायर, यही आया था। फिर 7/2 के लिए कितनी आई थी इंटेंसिटी, तो 7/2, और 7/2 का मतलब नीचे में था तो 4 ऊपर आएगा, और 7 का वर्ग 49 पाई स्क्वायर, यही तो आया था। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ रख दूँ तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमारे पास में आई थी 4I0 तो सब में कॉमन सा था, 4I0 तो सब में कॉमन सा था, और यहां से पाई स्क्वायर भी सब में था, और यहां से 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने वहां पर निकाली थी इस कंडीशन के लिए। देख के भाई हमने कर्व खींचा था, ऐसे ऐसे कर्व आया था आपका, ऐसे tan थीटा और ये इस लाइन के बीच में। फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो लिखे थे मैंने वहां पर है, तो उसके बेस पर m बराबर 1 2 3 के लिए हम इंटेंसिटी को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी हमने वहां पर फाइंड की थी, तो इतनी चीज हमने वहां पर कंप्लीट कर ली थी। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, तो नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या है आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट में है कि यहां पर जो है डिपेंडेंसी, किस पर डिपेंडेंसी, एक कंपोनेंट में डिपेंडेंसी निकाल दी मैंने बीटा कंपोनेंट पर, और नेक्स्ट कंपोनेंट पर हम डिपेंडेंसी निकालेंगे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट पर डिपेंडेंसी क्या होगी, तो नेक्स्ट कंपोनेंट पर जो निर्भरता होगी उस निर्भरता को हम यहां पर जो है कहेंगे, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास रहेगा ये कॉस बीटा कंपोनेंट। ठीक है, ये तो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ से लाइट चली इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ से लाइट चली इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ से दोनों सोर्स बने और ये सोर्स कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, सुपरपोजिशन हुआ तो इंटरफेरेंस हुआ। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण इंटेंसिटी हमने लास्ट सेक्शन में निकाल दी थी, इंटरफेरेंस से ये चीज़ होगी। सॉल्व करके पूरे को हमने यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिनिमास, मतलब पहले साइन स्क्वायर अल्फा की डिपेंडेंसी देखी हमने, कि साइन स्क्वायर अल्फा ये जो आपका डिफ्रैक्शन जो कंपोनेंट है इसके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है उसको हमने यहाँ पर स्टडी किया, तो ये हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था। ठीक है, और हमने उसी चीज को यहाँ पर दोबारा से लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये है आपका इंटरफेरेंस कंपोनेंट, कि इंटरफेरेंस कंपोनेंट के कारण से क्या होता है। तो इस इंटरफेरेंस कंपोनेंट की हम बात करेंगे, और इंटरफेरेंस कंपोनेंट पर के लिए इस पॉइंट पी डैश पर क्या जो है रिजल्टेंट इफेक्ट होता है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर।